नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकट मेरे साथ। और अनकट में आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वो हैं हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल। आपका स्वागत है। धन्यवाद। चुनावी मौसम है तो जाहिर तौर पर चुनाव की बात से ही मैं शुरुआत करूंगी। अनकट में बात करेंगे बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी अनकट के। सबसे पहले तो यही जानना चाहती हूँ कि बीजेपी के सामने इस वक्त आप चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? बीजेपी के सामने अवसर है हरियाणा में एक नई परिपाटी डालने का कि तीसरी बार सरकार बना के दिखाएं। इसको अगर आप चैलेंज मानते हैं तो माने, ये सही है कि हम तीसरी बार सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। और हरियाणा में इससे पहले लगातार तीसरी बार सरकार एक पार्टी ने नहीं बनाई। आप बड़े सर्टन हैं, लेकिन हाल ही में आपका बयान आया था जिसमें कई तरह के सवाल खड़े। आपने कहा कि अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन गई तो 6 महीने में हमारे जो केंद्र के लोग हैं वो उसे गिरा देंगे। वो केंद्र के लोग हमारे की बात नहीं की थी, कांग्रेस के केंद्र के लोग की बात की थी। कांग्रेस में जिस तरह से ग्रुपिज्म है, कांग्रेस कोई एक पार्टी नहीं है, अलग अलग धड़ों में बटे हुए ग्रुप है। कहीं शैलजा जी हैं, कहीं सुरजेवाला जी हैं, कहीं किरण जी वहाँ से चली गई। तो कांग्रेस को गिराने के लिए कांग्रेस काफ़ी है। और कांग्रेस हमेशा ही ऐसे काम करती है कि उसके लोग कुछ भाग जाए। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के इसके अंदर थे, वहाँ भाग के गए। छत्तीसगढ़ में उनके लोग भाग के गए। अब ये उत्तराखंड में, हिमाचल में आप ये देखिए कि कांग्रेस सरकारें तोड़ने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है 10 साल के अंदर। कहाँ सरकारें तोड़ी? उनके तो अपने ही लोग उनको तोड़ते रहते हैं। नहीं, उनके अपने लोग उनको तोड़ते रहते हैं। कांग्रेस ने हमेशा ही जो धारा थी उसका गलत इस्तेमाल किया, चुनी हुई सरकारों को गिराया, निरस्त किया। और एक बार नहीं, कई बार किया है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सरकार को नहीं गिराया। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस अपने आप लोगों को, ऑपरेशन लोटस की बात होती रहती है, ये तो ये नहीं, उसके बारे में अगर वो अपने लोगों को ना संभाल पाए, उसका कुछ नाम दें, तो ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। उनके विधायक, उनके मंत्रियों को संभालना हमारा काम थोड़ा है। उनके जो ग्रुपों में बांट के चलते हैं, बगैर संगठन के पार्टी बनाते हैं, अलग अलग धड़ों में रहते हैं, तो वो किसी न किसी वक्त तो भागते ही होते हैं। इसलिए मैंने कहा था, उसके लिए बीजेपी दरवाजा खोल के बैठ जाती है कि आ जाइए, हम आपको अपना नहीं, हमारा काम ये नहीं है कि हम कांग्रेस की सरकार को बचाएं, कांग्रेस की सरकार को चलाएं। क्योंकि जब लोग महसूस करते हैं कि हमने गलत डिसीजन लिया है, लोगों से ये महसूस होता है कि ये कांग्रेस की सरकार को नहीं चुनना चाहिए था, लोगों के प्रेशर में ही विधायक भागते हैं। अच्छा, लेकिन मैं फिर से, आपने बहुत खूबसूरती से इस बात का जवाब दे दिया जेपी दलाल जी, लेकिन उसके बावजूद मेरा सवाल फिर वही है, क्योंकि आपके हाल ही के बयान ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। आपने कह दिया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन गई तो बीजेपी 6 महीने में तोड़ देगी। क्या ये अचानक आपके मुंह से निकल गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनने जा रही है, तीसरी बार बनने जा रही है। कांग्रेस की सरकार बनने की कोई भी संभावना नहीं है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं के अंदर बात कर रहा था कि 1000 में से 1 पॉइंट अगर बन भी जाए तो कांग्रेस के लोग जो है इसको तोड़ देंगे। यानी कि अनकट में आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के ही लोग कांग्रेस को तोड़ेंगे। आपने ये नहीं कहा कि भाजपा कांग्रेस की सरकार को गिरा देगी। 10 साल में आप ये बताइए कि भाजपा ने कौन सी सरकार को, भाजपा के पास जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की पावर है, संविधान ने ताकत दी है, कौन सी सरकार को गिराया है? कांग्रेस ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दर्जनों बार ऐसे ये उस धारा का इस्तेमाल करके चुनी हुई सरकारों को गिराया। ऐसे कई। अच्छा चलिए, आपने कहा कि भाजपा के सामने अभी कोई चैलेंज नहीं। विपक्ष कहता है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है जिसको भाजपा फेस कर रही है, उसके बारे में क्या कहें? प्रो इनकम्बेंसी भी तो है। हमने गरीबों को योजनाएं दी, बगैर खर्ची के, बगैर पर्ची के नौकरियां दी, किसानों को लाभ दिया, हर वर्ग को। जो एक समाज का एक सेगमेंट था जिसको कभी सरकार की नीतियों का लाभ नहीं मिलता था, उसको हमने लाभ दिया। कांग्रेस ये समझती है कि समाज का एक वर्ग है जो प्रभुत्व रखता है, जो ताकतवर है, कि हमेशा वही फैसले करता है, वो उसकी गलतफहमी है। वोट हर आदमी के पास एक है। और मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा कमज़ोर तबका है सारा, वो ये महसूस करता है कि ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसकी सरकार है और उसका बहुमत है। तो आपने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी कह दिया कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो जरूर हो सकती है। केंद्र में देखिए ना,
कभी ऐसा हुआ है कि आज़ादी जब मिली थी तब नेहरू जी का जमाना था, उसको छोड़ करके यहाँ तीसरी बार सरकार केंद्र में कब आई थी? बिल्कुल सही कहा, नंबर भी कम हो गए। हरियाणा में आप 10 से 5 पर आ गए, इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर हम 5 पर आ गए, देखिए हम झूठ तो बोल उसका करके असर, झूठ बोल करके गुमराह करके कभी कभी लोग बहकावे में आ जाते हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई थी कि उन्होंने कहा कि संविधान को खतरा हो गया है, किसान आंदोलन की वजह से लोगों को गुमराह किया, कोई और रीजन भी बहुत सारे थे। लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि जो राहुल गांधी जी जो अपने आप को कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने के लायक हूँ, वो इतनी बड़ी झूठ बोल रहे थे कि 8,500 रुपये महीना का खटाखट लोगों को खाते में देंगे। कांग्रेस की सरकार जहाँ कभी दिया नहीं। एक लाल किताब कहाँ से उनके जेब में डाल दी कि इसको खतरा है, कि किसने टूल किट के माध्यम से ऐसा भ्रम रचाया। अब लोग समझ चुके हैं। लेकिन थोड़ा अजीब नहीं लगता है आपको कि आपने कह दिया कि गुमराह कर दिया लोगों को, लोग गुमराह हो गए और आप लोगों को जागरूक नहीं कर पाए, तो फेलियर किसका रहा? नहीं, कभी न कभी कहीं न कहीं तो हमारी भी कमियां रही है। हम ये अगर समझाने में कमी रही है, और ये सही है कि जो कांग्रेस जो है बहका करके गुमराह करके अपनी उपलब्धियों पे कभी वोट नहीं मांगती। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने जो काम किया उस पर कभी वोट नहीं मांगती। हमेशा किसी न किसी के माध्यम से वो गुमराह करके वोट लेती है, चाहे वो किसान का आंदोलन का मामला हो, चाहे खिलाड़ियों का मामला हो, चाहे कोई और किसी तरह का मामला हो। आपने खिलाड़ियों की बात की, क्या बीजेपी खिलाड़ियों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है? क्या आपकी पार्टी, आपकी सरकार खिलाड़ियों को मानती है कि वो अपने हैं? क्यों नहीं मानती? क्यों नहीं मानती? खिलाड़ियों के लिए जितनी नीतियां हमने बनाई है, हाँ। मोदी जी ने बनाई है, इतनी तो कभी भी नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री जब खेल एक मेडल लेके आता है, कोई खिलाड़ी उससे बात करते हैं, उसको प्रोत्साहन देते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। ऐसा पहले कहाँ होता था? तो फिर अभी आपने ये कह दिया कि खिलाड़ियों पर राजनीति कर रहे हैं। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हुड्डा साहब जो कांग्रेस के नेता है, हमारी बेटी विनेश फोगाट किसी वजह से जो टेक्निकल कारण से मेडल से वंचित रह गई, हालांकि सारा देश मानता है कि वो मेडल की अधिकारी है, 100 ग्राम वजन की वजह से वो उसको नहीं दिया गया, लेकिन वो सारे देश के लिए बराबर है। उसको इस्तेमाल हुड्डा साहब क्यों करना चाहते हैं? कभी तो कहते हैं कि इसको राज्यसभा में भेजेंगे, कभी कुछ कहते हैं, जबकि उनको मालूम है कि इसकी उम्र नहीं राज्यसभा की। तब मैंने कहा था कि हुड्डा साहब अगर आप इसको सही मायने में वो सम्मानित करना चाहते हैं तो इसको कलोई से चुनाव लड़ाइए। तो अच्छा, इसी और पे, हम भी इसका समर्थन करेंगे। इसी पे मेरा सवाल है, जब भाजपा इतना कुछ उनके लिए कर रही है, खिलाड़ियों के लिए कर रही है, आप कह रहे हैं कि हमारी बेटी है, भिवानी की बेटी है, भाजपा ने तो मेरी बात सुनी, तो फिर आप ही पहल क्यों नहीं करते? आप ही कह दीजिए समर्थन करने की बजाय। क्यों हमने किलोई से क्यों लड़ना है? भाजपा ये नहीं, मैं कहता हूँ कि उसको सेफ सीट दे। हमने तो बड़ी उसकी बहन है बबीता फोगाट को हमने पिछली बार चुनाव लड़वाया। उसकी बहन को हमने योगेश्वर दत्त जो खिलाड़ी जी मेडल लेके आए थे उसको चुनाव 2 बार लड़वाया। लेकिन ये क्या है कि हुड्डा साहब ने उनका समर्थन नहीं किया। हम तो ये कहते हैं कि आप उसको चुनाव लड़ाइए, हम उसका समर्थन करेंगे। चलिए, वो तो राजनीति कर रहे हैं, तो फिर बड़ा दिल रख के भाजपा ही एक सेफ सीट दे दे। फिर अगर ऐसी बात है तो हमारे खिलाड़ियों के लिए बड़ा कर रहे हैं। नहीं, हम तो खिलाड़ियों के लिए देते आए हैं। हमने बबीता को दी, योगेश्वर दत्त को दी, और भी खिलाड़ियों के जो हमारे जो है बहुत सारे पैनल में नाम है खिलाड़ियों के, और विनेश कहेगी तो हम उसका विचार करेंगे। अप्रोच नहीं किया गया है ना, हमारे साथ तो अप्रोच किया नहीं है। उसको इस्तेमाल हुड्डा साहब करना चाहते हैं, देना कुछ है नहीं, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। किसानों की बात कर लेते हैं आप, क्योंकि कृषि मंत्रालय भी आपके पास पहले रहा और कई बयान तब भी कुछ ऐसे आ गए थे जिसको लेकर सवाल खड़े हुए। आज कंगना रनौत का एक बयान आ गया जिसको लेकर फिर से किसान संगठन सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, किसान से बढ़िया मैं तो किसान परिवार से हूँ, खेती करता रहा हूँ, मेरे पूर्वज खेती करते रहे। किसान से पवित्र पेशा कोई नहीं है और मैं किसानों के साथ हूँ। दूसरी बात यह है कि किसान के बेटे ही हैं। हरियाणा के तो हर सेना के अंदर किसान के बच्चे हैं जो सेना के अंदर है। किसान की या उसके बच्चों के उसकी जो किसी ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई औचित्य नहीं है। किसान से बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, किसान के बच्चों से बड़ा हिंदुस्तान के प्रति वफादार कोई नहीं है। इस बात का मैं समर्थन नहीं करता। आप कंगना रनौत की बात का समर्थन नहीं करते, तो
आपने भी एक बयान तब दे दिया था जब किसान आंदोलन चल रहा था। क्या बयान दिया था? आपका भी बयान कुछ इस तरह का हुआ था कि मैंने ये कहा था जिन लोगों की मैंने बीवियां ये नहीं कहा था, मानती हैं वो किसान बैठे हैं, वो किसान नेता बने बैठे हैं। मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर 3-4 आदमी जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, जिनको किसानों से कुछ लेना देना नहीं है, जिनका रोजी रोटी चंदे से चलती है, मैंने उनके बारे में कहा था और उनके बारे में मेरे क्षेत्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। किसानों के बारे में ना मैं कभी कहता, किसानों की मैं पूरी इज्जत करता हूँ और किसान वर्ग से मैं हूँ। लोहारू से आप हैं, विधायक हैं, वहाँ से दोबारा से फिर से एक बार आप जनता के बीच में जाएंगे, क्या कहेंगे? मैं लोहारू से आया हूँ। कल हाँ। मेरी बड़ी ज़बरदस्त रैली हुई है, मुख्यमंत्री जी आए थे और लोहारू की जनता का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल राजस्थान का आखिरी छोर का किनारा है। हुड्डा साहब के शासन के दौरान 10 साल के अंदर हमारा जो नहरें थी सूखी पड़ी रहती थी, बिजली हमारे यहाँ आती नहीं थी, हमारे यहाँ हर साल जो है पानी 450 फुट तक नीचे चला गया, बहुत सारे बोर सूख गए, कभी भी हमारे क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज हुड्डा साहब चुनाव के वक्त में वोट मांगने आएंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता, हुड्डा साहब या उनका बेटा या और कोई बड़ा नेता सुरजेवाला जी या शैलजा जी 10 साल के अंदर लोहारू के अंदर नहीं आए हैं। आज वो वोट लेने कैसे आ सकते हैं? हरियाणा के अंदर वो लोहारू को मानते ही नहीं है। तो मैं यही प्रश्न चिन्ह लगाया है कि जब हमारा हक है उसको वो छीन लेते हैं। किसानों को 2-2 रुपये के चेक देते थे, बिजली का बुरा हाल होता था, पानी हमारे यहाँ आता नहीं था, नहरी पानी बिल्कुल पीने का पानी के 70 साल के आज़ादी के बाद भी खारा पानी लोग पीते थे। हमें तो ऐसा मान रखा था जैसे हम हरियाणा में नहीं। लेकिन वो तो 10 साल जब वो सत्ता में थे, अब तो 10 साल से आप सत्ता में हैं। तो अब हमने दिया, अब जाके पता करिए। हर किसान बोलेगा, चाहे वोट दे या ना दे, हर लोग ये बोलेंगे, किसी से पूछिए कि जेपी दलाल ने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में काम करवाया है। बड़ी इम्पोर्टेंट उपलब्धियां अपनी इन 10 सालों में आप क्या देखते हैं? नहीं, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यह है कि नहरों का पानी देना। बिजली के 10-12 पावर हाउस हमने बनाए, 24 घंटे हम बिजली देते हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लेके आए। चौधरी बंशीलाल ने जो नहरें बनाई थी, उन सारी नहरों को दोबारा बनवाया हमने। वो अस्त व्यस्त हो गई थी, टूटी पड़ी थी, पानी आता ही नहीं था, उनके अंदर मिट्टी भरी हुई थी, दोबारा उनको पक्का करवाया। सैकड़ों करोड़ रुपए उसमें लग गए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम लेके आए। जो महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल है, उसका प्रोजेक्ट बागवानी के लिए हम लेके आए। इंडो इजराइल विधि से जो बागवानी की खेती होती है, उसका गिगनाव के अंदर प्रोजेक्ट लेके आए। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय का सेंटर है, उसका हम गोकुलपुरा के अंदर लेके आए। और मछली पालन का केंद्र 100 करोड़ रुपए की लागत से, उसका गरवा गांव के अंदर लेके आए। जो इसका हैंडलूम का प्रोजेक्ट है 100 करोड़ रुपए का, वो झुप्पा गांव के अंदर लेके आए। मंडियां हमने बनाई, ओवर ब्रिज हमने बनाए, 7 अंडर ब्रिज हमने बनाए, सैकड़ों सड़कें बनाई। आप जाके पता तो करिए। इतने काम होने के बावजूद आपको लगता है कि सिर्फ कांग्रेस के बहकावे की वजह से 10 में से 5 सीटें रह गई? हो जाता है, कई बार हो जाता है। तो फिर 90 विधानसभा हलकों पे तो चुनाव बड़ा चैलेंजिंग नहीं होगा? नहीं होगा। वो जो किया था बहकावे में आए थे लोग, उसको सोच चुके हैं और लोगों ने महसूस किया है कि ये जो किया है ये अच्छा नहीं किया। आपके सामने है, इनमें से 3 सीटें तो हमारी 20-20, 30-30 हज़ार से पीछे रही है। कुछ ज़्यादा क्या मुद्दे हैं इस बार आपको लग रहा है मुद्दा विधानसभा तो एक चुनाव? चीज़ बताता हूँ, मुद्दा तो विकास है। मुद्दा जो है गरीब कल्याण की योजनाएं हैं। मुद्दा यह है बगैर भेदभाव के नौकरियां हैं। मुद्दा यह है कि कैसे कमज़ोर तबके को शासन का लाभ मिले। आप ये देखिए कि एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो डेमोक्रेसी में, जो लोकतंत्र के गरीबों के हक को छीन लेता था। आप जाके गरीब के घर में पता करिए, गरीब के मेरिट वाले जो वजीफ़ा लेते थे उन बच्चों को नौकरी नहीं मिलती थी। नेता के रिश्तेदार, नेता या पैसे के दम वाले, 3rd डिवीज़न वाले कांग्रेस के शासनकाल के नौकरियां छीन ले जाते थे। जिस ढंग से हमने नौकरियां दी है, ये कुछ छोटा काम नहीं किया। मनोहर लाल जी ने, मैं कहता हूं कि इतना ज़बरदस्त विल पावर दिखाई है कि जिसकी हक बनता है उसको नौकरी दी। और मैं तो कहता हूं कि जो गरीबों के लिए जो 70% नौकरियां हमारे शासनकाल में गरीब लोगों को मिली हैं, और वो हमारा जो है अवश्य आशीर्वाद है। आपने इतने सारे काम गिना दिए, आपने कहा कि मनोहर लाल जी ने इतने अच्छे काम किए, फिर चुनाव से पहले उनको बदलने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी? बदल के उनको कोई छोटा बनाया है क्या? ना, बात छोटे बड़ी बड़े की जिम्मेदारी। है ही नहीं। मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर यहाँ नहीं है।
कौन से प्रदेश में हम नई पीढ़ी तैयार करते? आप मध्य प्रदेश में देखिए, अब राजस्थान में देखिए, अब हरियाणा में देखिए, हमारे यहाँ कोई खानदानी प्रक्रिया नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम कर रहा था, उसी के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाता तो आपको नहीं लगता ज्यादा बेनिफिट वो देश के अंदर उनको और अच्छा काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, बिजली का है या हाउसिंग का है, उनको दिया है मोदी जी का, उनके ऊपर पूरा विश्वास है और वो अच्छा काम करके दिखाएंगे। यानी कि सब कुछ जस्टिफाइड है कि अगर बदलाव है नहीं, आप ये बताइए कि फिर हमारी खानदानी पॉलिटिक्स नहीं चलती कि एक ही घर के जो हम मुख्यमंत्री रहेंगे या वो हटेंगे तो उनके बेटे आ जाएंगे। आप ये परिवारवाद नहीं चलता है। एक गरीब फौजी के बेटे जो बिल्कुल बूथ के मेंबर से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, वो मुख्यमंत्री बने हैं। उसमें आप बताइए कि वो ठीक किया या नहीं किया। यानी कि आप मानते हैं कि बीजेपी जब बात करती है अ पार्टी विद डिफरेंस, तो इसमें एक आम कार्यकर्ता शिखर तक पहुंच सकता है और परिवारवाद की इसमें जगह नहीं। आपके सामने है। मैं कहता हूँ, ये नहीं कहता कि कोई परिवार का पाबंदी है, किसी परिवार का कोई हो भी सकता है, लेकिन परिवार का होने की वजह से बीजेपी में कोई मिल ले जाए ऐसा नहीं। इस बार तो सुनने में आ रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के लोगों के लिए ये चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिले, तो वहाँ पर चाहने से क्या होता है? चाहने के चाहत रखने कोई बुराई नहीं है, सभी चाहते हैं, उसमें रखें। लेकिन मैं इस शक में नहीं हूँ कि किसी एक परिवार का, एक नेता का सही मायने में लोगों की सेवा में करके अपने जगह बनाता है, तो उसको इस वजह से रोक दिया जाए कि उसके परिवार के लोग पहले राजनीति में थे, ये तो गलत है। लेकिन ये भी गलत है कि उसके अंदर प्रतिभा नहीं है, जैसे कि देश के अंदर हो रहा है कि एक बड़े परिवार के लोग जो है एक शासन पे, उन पर सारी पार्टी पे कंट्रोल किया हुआ है और वो चाहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री बनने का हक हमें भी। ये भी गलत है। तो फिर सही क्या है? सही यही सही है। क्या है? सही यही जो है। हमारे लिए सही है वो सही है, जो दूसरों के लिए सही हो वो हमारे लिए गलत है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए खुला ग्राउंड है। और मोदी जी ने तो लाल किले से कहा है कि मैं 1 लाख ऐसे बच्चे तैयार करूंगा जो अपनी प्रतिभा के दम पर आने वाली पीढ़ी में देश को आगे बढ़ाने का काम करें, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर आए। खुले मन से कहा है उन्होंने। और लेकिन इसका भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे मुख्यमंत्री हैं, साधारण घर से आए हैं, बिल्कुल जैसे आम हरियाणवी है उसके घर से आए हैं। मेरी कोई राजनीतिक कोई लीगेसी थोड़ी की है। भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री एमएलए हैं उनकी कितने राजनीतिक लीगेसी के आदमी। लेकिन इसका मैं ये नहीं कहता कि बाकी उनके लिए रास्ते बंद कर दिए जाए। रास्ते बंद ठीक है, 100 में से 10-5 जो अगर है उसमें से अगर वो सही अपने प्रतिभा के दम पर, अपने दम पर आते हैं तो आए। इसमें से 2 सवाल हैं। एक तो बीजेपी बाहरी लोगों पर ज्यादा दाव खेल रही। नहीं, कोई विदेशी तो कोई नहीं लिया। नहीं, विदेशी नहीं, बाहरी, पार्टी से बाहरी, जो अपने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं है, उनको टिकट नहीं है, लेकिन बाहरी आए उनको जल्दी से एडजस्ट कर दिया गया। के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है। लेकिन ये नहीं है कि जो कितना अच्छा लगता है। लेकिन अभी किरण चौधरी आई तो सीधा राज्यसभा चली गई। उनकी बेटी को तो शाम से टिकट की बात हो रही है। पहले राव वो अच्छा किया, वो अच्छा इसलिए किया है कि एक बड़े लीडर चौधरी बंशीलाल, जिनकी सारे देश को, सारे प्रदेश में उसको मानते हैं, हरियाणा का निर्माता मानते हैं, जिन्होंने हरियाणा की डेवलपमेंट की है, और कांग्रेस के अंदर उनको जलील किया जाता था, चौधरी बंशीलाल के नाम को ख़त्म करने की कोशिश करते थे, तो उनको ऐसे मान सम्मान दे करके अच्छा काम किया है। उनके हमारे चौधरी बंशीलाल के, मैं भी उनका वो रहा हूँ, समर्थक रहा हूँ। ऐसे लोगों के अंदर खुशी है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर चौधरी बंशीलाल जी के जितने भी मानने वाले हैं सब आ जाए। आपको नहीं लगता कि जहां हमें फायदा दिखता है वहां सब सही है? दोहरे मापदंड कहीं ना कहीं दिखते हैं। दोहरे मापदंड कहाँ है? मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से श्रुति चौधरी की टिकट काटेगी, जिस तरह से किरण को जलील किया गया, जिस तरह से कांग्रेस में अपमानित किया गया, जिस तरह से चौधरी बंशीलाल के नाम को खत्म करने की कोशिश की गई, भारतीय जनता पार्टी ने तो अच्छा ही काम किया है। मोदी जी जब आए, के अपमान का क्या, उनके दिल के जख्मों का क्या दलाल साहब, जो आपके कार्यकर्ता सालों से निष्ठावान कार्यकर्ता कर रहे हैं और फिर ये कहते हैं कि हमें तरजीह नहीं दी जाती, बाहर से आए लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है।
ऐसा नहीं है कि उनको सम्मान नहीं देती। हमारे कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का जो मौका भारतीय जनता पार्टी में मिलता है, इतना और कौन सी पार्टी में मिलता है। भारतीय जनता पार्टी में कितने घराने हैं, बाकी तो कांग्रेस के अंदर तो घरानों की पार्टी है, संगठन है ही नहीं, जिलाध्यक्ष है नहीं। अब जो 10 टिकटें एक ग्रुप बांटेगा, 20 टिकटें एक ग्रुप बांटेगा, 30 टिकटें ग्रुप बांटेगा, उनका क्या भलाई करेंगे प्रदेश की। सुनने में आ रहा है कि भाजपा में भी अभी वही चल रहा है कि हमारे बच्चों के लिए ये चाहिए, हमारे और कुछ लोग। अच्छा, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जिनको हिसार से टिकट दे दी गई लोकसभा के लिए, अभी उनका बयान आया, उन्होंने भी दूरी बना के रखी हुई है। राव नरवीर जिनका पिछली बार टिकट कटा, वो भी कह रहे हैं कि अब मैं मेरी दूरी है जब तक टिकट उसके बाद के बयान में सुनिए, रणजीत सिंह चौटाला ने जी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में रह करके भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीद करता हूँ। आज मैंने देखा राव नरवीर सिंह का बयान आया, वो भी कहते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी पसंद है, मुझे भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। ये जो खींचातान चल रही है, क्या ये एक चैलेंज है इस वक्त भाजपा के लिए? कोई भारतीय जनता पार्टी में कोई चैलेंज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी देश के लिए राजनीति करती है। राष्ट्र प्रथम, पार्टी बाद में, वे स्वयं तीसरे नंबर पर। और ये मैं कहता हूँ विचारधारा पर जो हैं वही भारतीय जनता पार्टी में टिक पाते हैं। आपने एक बार ये नसीहत दी थी जब आप कृषि मंत्री थे, जाटों को आपने कहा था कि पार्टी आपके खिलाफ नहीं है, आप ही पार्टी के खिलाफ जाते। नहीं तो मैं नसीहत आपने कहा था कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो चंडीगढ़ में कुर्सी नहीं मिलेगी। मुझे एक चीज़ बताइए कि हमारे समाज के लोगों को, सभी समाज के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी लेने का हक है। और मुझे फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे जाट समाज से बिलोंग करता हूं जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है, जो बहादुर है, मेहनती है, सेना में काम करता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे समाज के लोग एक राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जुड़ करके हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक बनाएं, और जो भी है हमारी पार्टी उसमें हिस्सेदारी उसको देने के लिए हमेशा तैयार रहती है। और उसका रिकॉर्ड भी बात है कि शुरू का जो चुनाव था 25-26 टिकट दी थी, 6 आदमी जीते थे। उनमें से बहुत महत्वपूर्ण मंत्री धनखड़ साहब को बनाया, अपने अभिमन्यु जी को बनाया, राला जी को प्रधान बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये दिखाया है इंटेंशन कि भी हम आपको ऊपर रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 गवर्नर बनाए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उपराष्ट्रपति बनाया धनखड़ साहब को। भारतीय जनता पार्टी जाटों के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, ना हो सकती है, क्योंकि जाट भी राष्ट्रवादी विचारधारा का आदमी है। जाट मेहनत करता है, किसान है, जाट सेना में के अंदर देश की रक्षा करता है। और ये ज़रूर है कि हमारे जो कई बार जैसे किसान आंदोलन के दौरान हमारे थोड़े बहुत मतभेद हुए थे और हमने उसको आपस में बैठ करके सुलझाने का काम किया है। आपसी जो मतभेद हुए वो क्या सुलझे हैं? पार्टी के अंदरूनी बड़े नेताओं में भी मतभेद, मनभेद रहे हैं, क्या वो सुलझे हैं? क्या उनका कहीं नुकसान होगा? हमारे पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। हमारे ये अलग बात है कि कोई अपना 10 आदमी बैठे हैं तो पार्टी के अंदर एक कोई बात करेगा, दूसरा कोई बात करेगा, तीसरा कोई बात करेगा, लेकिन जब एक फैसला हो जाता है तो सब उसको मानते हैं। अनिल विज की नाराजगी देखने को कोई नाराजगी नहीं है। अनिल विज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप हर रोज़ बयान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के हित में सोचते हैं, पार्टी के हित में काम करते हैं। चलिए, बेहतर आपके कार्यकाल में बतौर जेपी दलाल आप अपने किस काम से सबसे ज़्यादा संतुष्ट हैं? नहरों में पानी देना, किसानों को बीमा मुआवजा दिलवाना। किस बात का आपको मलाल है कि अपने इस कार्यकाल में मैं ये नहीं कर पाया, मुझे ये अगर और मौका मिलेगा तो मैं ये करूँगा? वहाँ पर हमारा जो क्षेत्र है दक्षिण हरियाणा का आखिरी है, वहाँ रोज़गार के साधन उपलब्ध करवाना। मेरी एक इच्छा है कि यहाँ एयरपोर्ट से लेकर के एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट सड़क निकल जाए। अभी हमें वहाँ लोहारू जाने में 2.5 घंटे, 2.25 घंटे जल्दी लाते हैं। अगर सीधी सड़क निकल जाए, 1.25 घंटे में वहाँ पहुँच जाए, इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ बने, बड़े बड़े उद्योग लगें, लोगों को रोज़गार मिले, हमारा एरिया भी डेवलप हो जाए। अपने इस कार्यकाल के दौरान जेपी दलाल को किस बात का सबसे ज़्यादा दुख है? सबसे ज़्यादा दुख यह है कि मेरा छोटा सा कार्यकाल था, इसके अंदर कोरोना भी आया, 3 बार मुझे कोरोना हुआ और 1-1.5 साल किसान आंदोलन रहा। मैं जितना काम करना चाहता था उतना कर नहीं पाया, मेरी सामर्थ्य ज़्यादा काम करने की थी। अच्छा, तो जेपी दलाल को सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की है? खुशी इस बात की है कि मैंने वो इलाका चुना है जहाँ चौधरी बंशीलाल जी कभी कहते थे
कि मैं इस इलाके के अंदर बालू रेत के टीलों के अंदर धान और की खेती कराना चाहता हूँ। जब मुझे मेरे बड़वा गांव के अंदर, रूपाना गांव के अंदर धान की खेती अब शुरू हो गई है, तो मुझे चौधरी बंशीलाल जी याद आते हैं। आज उनका जयंती भी है, उनको नमन करते हुए कहता हूँ, मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जो काम कहते थे उनके कार्यकाल में नहीं कर पाए, उसको शुरुआत मैंने की। इस पूरे कार्यकाल के दौरान ऐसे वो कोई क्षण होंगे जब आप बहुत ज़्यादा भावुक हुए, बेबस महसूस हुए, बेबस महसूस आपने किया कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ इस सिचुएशन में, भले ही वो कोई भी सिचुएशन रही हो, जब आंख गीली हुई, मन भर गया, ऐसा कोई क्षण? बहुत बार हुआ। किसान आंदोलन के दौरान एक किसान का बेटा, खेती करने वाला कृषि मंत्री हो, 24 घंटे किसान के बारे में सोचता हो, और तब हमारे भाई जो है आमने सामने हम हुए, तो इस बात का मुझे बड़ा दुख हुआ। और मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर डिग रहे, मैं अपनी बात पर डिग गया। आपकी आंखें थोड़ी नम हो गई, पीड़ा आज भी है? ये मुझे कष्ट है कि मैं उस वक़्त जो है मुझे और मौका मिलता है, मेरे भाइयों का साथ मिलता, तो मैं और बेहतर कर पाता। कुछ जख्म छोड़ गया है ये हादसा आपके दिल पे? नहीं, वो भाई हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उसी परिवार से हूँ, वहीं से निकला हुआ हूँ, उनके लिए काम कर रहा है। मैंने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई काम नहीं किया, और मेरी कमी है कि मैं उनको पूरा समझाने में कामयाब उस वक्त नहीं रहा। लेकिन अब मुझे एक खुशी भी है कि आज मैं अपने भाइयों में जहाँ भी जाते हैं तो एक चीज़ बोलते हैं कि ये लड़का हमारा है, इसने अच्छा काम किया है, अपने ठीक रास्ते पर चल रहा है। राजनीति में कई बार ऐसे क्षण, कई बार ऐसे पल, कई बार ऐसा वक्त आ जाता है कि आदमी को फैसला करना पड़ता है, या इधर या उधर। आपके इस राजनीतिक सफ़र में वो पल आया? मैं राजनीतिक नहीं हूँ। मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं सेवा भाव से आया था, और ये मेरे पूर्वज राजनीति में थे। मैं तो एक सैनिक परिवार से आया हूँ, खेती बाड़ी करके। कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे ऊपर विश्वास जताया। पहली बार के एमएलए को आप इतना महत्वपूर्ण विभाग दिए, प्रमोशन ही मुझे करते गए, और मुझे ये फ़ख्र है कि मैं भारतीय जनता पार्टी जैसी एक राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ा हुआ। भावुक हो गए आप ये कहते? नहीं, आप ये बताइए कि एक तरफ तो परिवारवादी पार्टियां हैं, एक तरफ हमारे जैसे आम घर के बच्चों को इस तरह से मौका देने का मौका, यही तो लोकतंत्र की ताकत है, यही तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उसकी ताकत है। और उसी संविधान को तोड़ने का जो नाटक किया कांग्रेस ने, मैं कहता हूँ इससे घिनौना काम हो ही नहीं सकता। उस संविधान को बदनाम करने का काम किया है। इस कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार सरकारें गिराई और कितना झूठ का प्रचार किया। कांग्रेस पार्टी जो टूल किट हायर करके, बाहर की ताकतों को हायर करके जिस तरह से लोगों को गुमराह करती है, इतने सत्ता के भूखे लोग हैं ये। इस देश को अगर को ताकत मिले तो देश को गिरवी भी रख सकते। बीजेपी ऑपरेशन लोटस नहीं चलाती है। बीजेपी कहाँ लटा सकती? एक लाइन में अगर अपने कार्यकाल को समअप करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, मुझे ये खुशी है कि सबसे ज़्यादा बीमा मुआवजा मिला, सबसे ज़्यादा फसलें हमने खरीदी, किसानों के खाते में सीधा पैसे देने का काम किया, बिजली के रेट हमने नहीं बढ़ाए, मंडियों की व्यवस्था हमने ठीक की। हरियाणा की सबसे बड़ी सब्जी मंडी, देश के अंदर सबसे बड़ी सब्जी मंडी है, उसका निर्माण चल रहा है। और जितने काम किए हमने किसान हित में किए, और उसका आने वाली पीढ़ी याद करेगी कि ये किसानों के साथ जुल्म होता था कि फसल किसान की खरीदे सरकार, उसका पैसा कोई तीसरा आदमी ले जाता था। हमने सीधा पैसे देने का काम किया, इस बात की मुझे खुशी है। अच्छा, एक पहले आप कृषि मंत्री रहे, अब आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं। एक मुझे नहीं पता कि आप सुपरस्टिशियस हैं, अंधविश्वास में वो रखते हैं विश्वास या नहीं, लेकिन ये कहा जाता है, इस तरह की बातें सुनने में। मैं समझ गया आप ये कहोगे कि वित्त मंत्री जीतते नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये चुनाव वित्त मंत्री जेपी दलाल का नहीं है, लोहारू की जनता का है, लोहारू के किसान का है। मुझे अपनी जनता पर भरोसा है कि वो हारेगी नहीं, वो जीतेगी। बेहद शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में बातचीत करने के लिए और अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए। ये थे कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।